जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। अधेड़ उमर साहब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गए। वो पुरएतमाद और सबक कदमों से चलती अंदर आई। दरवाजे से नजमी साहब वेंडर की कुर्सी मेज़ का फासला काफ़ी ज़्यादा था। वो सीध में चलती मेज़ तक आई और बैठने के लिए कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सिर से पांव तक सियाह अबाया में मलबूस दराज कद लड़की का जायजा लिया, जो बहुत इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाई, धुएं का मरगोला उड़कर फिजा में तहलील हो गया। मैं हया सलेमान हूँ, असगर एंड सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी के पुश से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे, कोहनियां हाथ पे जमाकर हथेलियां मिलाए बैठी, वो बहुत संजीदगी से बोली। नजमी साहिब ने कंधों को जरा सी जुम्बुश दी, यानी वो जानते हैं अब आगे बात करें। उधेड़ उमर साहिब इस लड़की के पीछे हाथ बांधे मुअद्दब से आग खड़े हुए थे। उनके लिए दूसरी कुर्सी मौजूद नहीं थी। नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की ज़रूरत भी ना समझी। हमारी साइट पे सप्लाई आपने रोक दी है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट ताखिर का शिकार हो सकता है। देखिए बीबी, मैंने अपनी डिमांड आपके मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई नजमी साहब। आपने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में उन्हें रोका। उसकी आवाज़ में कुछ था कि वो रुक गए। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी तमहीद के वो कह रही थी। आपके पीछे जो खिड़की है, इससे झांक कर देखें तो दाएं जानिब दूर कहीं एक ज़ेर तामीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज़ का मंसूबा है वो बाकर साहिब? लड़की ने रुक कर पीछे खड़े आदमी को मुखातिब किया, मगर देख वो अभी तक नजमी साहिब को रही थी। ओवरहेड है मैम, उन्होंने फौरन बताया। बिल्कुल, ओवरहेड तामीर हो रहा है वहाँ। और क्या आप जानते हैं कि इसमें सैंड और स्लीट इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी किस जगह की? क्रशर मटेरियल की जगह। नफीस से नकाब में झलकती उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें मुस्कुराई थीं। नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे कर दिया। उनके तने आसाब ढीले पड़ चुके थे और वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जह थे। आप इस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाएं तो एक 6 स्टार होटल ज़ेर तामीर नजर आएगा। उसकी तामील आखिरी मराहिल में है, मगर इसके मालिकान को ये इल्म नहीं है कि इसकी राफ्टिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, बेहद सस्ता और घटिया मटेरियल। उसकी मुस्कुराती आंखों की चमक बढ़ गई थी। नजमी साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। वो लब भींच कर रह गए। पेशानी पे बिलों का इजाफा होने लगा। एक करोड़ भी हाल ही में मुकम्मल हुई है और इसमें भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक है। नजरें उन पर जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और जो ताल्लुक है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सड़क के ऊपर को सीमेंटेड नहीं किया गया और अंदर होल छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा, वो सबसे पहले चंद दिन में मंजर आम पे आएगा बाकर साहब। नजमी साहब को अपने साबका अंदाज में देखते हुए उसने अपने साथी को मुखातिब किया। वो इसी ताबदारी से बोले, ड्रेनेज का मसला में बिल्कुल ड्रेनेज का मसला, मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए रिश्वत लेकर अप्रूव कर चुकी हैं। लेकिन वो क्या है नजमी साहब कि जो हमारा मीडिया है ना, वो ज़रा सी रेटिंग के लिए इस खबरों को खूब उछालता है और यूं इस इवेंट के साख तबाह हो जाती है, बिलखसूस तब जब उसके हाथ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी लग जाए। बाकर साहिब, उसने उंगली से इशारा किया तो बाकर साहिब ने चंद कागजात मेज पर रखे। नजमी साहिब उनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो बेमुश्किल जब्त करते हुए बोले, फ़कत मुझ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अरे, उसकी से आंखों में हैरत उभरी। आपकी किसने बात की? वो जरा सा मुस्कुराई। मैं तो अपनी सप्लाई की बात कर रही थी। कल हफ्ता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार के सुबह मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। अपना पर्स उठाते हुए वो खड़ी हुई, और वो भी मेरी पुरानी कीमत पर। चले बाकर साहिब, वो मजीद कुछ कहे बिना पलटी। अधेड़ उमर साहिब ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोला। वो इन्हीं सब कदमों से चलती बाहर निकल गई। सिगरेट ने नजमी साहब की उंगली को जला तो दिया। फिर वो चौंके, फिर गुस्से से एश-ट्रे में फेंका और मेज पर रखे कागजात उठाए। जैसे जैसे उन्हें पढ़ते जा रहे थे, उनकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी है जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज पर उसने मसरूर मुतमईन अंदाज में उन्हें मुखातिब किया, जो अपने साबिका रवैये को बरकरार रखे उसकी तरफ मुतवज्जह थे। अभी अभी पता चला कि वेंडर आरिफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दी है, और वो भी पुरानी कीमत पे। वाकई? फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिद चचा सीधे हो बैठे, मगर इसने तो उसी रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के रऊफ साहब से खासी बदतमीजी की थी, और वो सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ था। मैंने खुद उसे फोन किया था, मगर वो तो सीधे मुंह बात करने का रवादार भी नहीं था। फिर आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फन सीख लेना चाहिए सर, क्योंकि मैंने उससे बात की और वो गैर मशरूत तौर पर सप्लाई बहाल करने पर राजी हो गया।
ज़ाहिद चचा खामोश हो गए। उनके लिए ये सब खासा गैर मुतवक्का था। अगर सुलेमान साहब उनको आकर बताते कि उन्होंने वेंडर को राजी कर लिया है तो उन्हें हैरानी ना होती, क्योंकि वो इस काबिल थे। तब ही तो वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा मजबूत शेयर होल्डर और एमडी थे। मगर हया, ये बात निगलना भी दुश्वार था। आपको ग्रीन हाउस स्कीम के लिए बजट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने बजट को रीशेप किया है। वो अपने कागजात आगे पलट कर बताने लगी। हमें जितनी रकम चाहिए वो हमारा बजट के अंदर ही पूरी हो सकती है, अगर हम फालतू लवाजमात को निकाल दें। मतलब तफरका ने उभर उठाया। हम हर साल तमाम शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट का एक मुनकसम हिस्सा देते हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट डिविडेंड के देने के बजाय उसको री इन्वेस्ट करती है। हम भी इस दफ़ा शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देने के बजाय इसी प्रोजेक्ट में लगा देंगे। मगर इस तरह तो मतलूबा रकम पूरी नहीं होगी। वलीद, आप इनकी बातों को मुकम्मल करने दें। सेठी साहिब ने पहली दफ़ा वलीद को टोका। पहली दफ़ा बोर्ड मीटिंग में इसकी साइड ली गई थी। सब खामोश हुए तो उसने कहना शुरू किया। हम अपने बजट का 15 से 20% हिस्सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। हम फिलहाल भी यही कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें प्रोजेक्ट्स मिले। वो लम्हे भर को रुकी। लंबी मेज के गिर्द मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव अब वाकई बेगौर उसे सुन रहे थे। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स जो अभी मिले नहीं और जिन पे काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, उनके लिए हम अपने हालिया प्रोजेक्ट को कुर्बान नहीं कर सकते। हमने मार्केटिंग बजट को घटाकर 5% कर दिया है। यूँ हम बआसानी वो रकम आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। क्या किसी को एतराज़ है? पीछे टेक लगाकर बैठे हुए उसने जरा मुस्कुराकर खामोश पड़े कॉन्फ्रेंस रूम पे निगाह दौड़ाई। वो जानती थी कि अब कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर रही थी। आज ताया फुरकान के घर हया के दादा की बरसी की कुरान खानी थी। खैरात की देगियां अलग थी, सब मदू थे सिवाय उसके। उसको जाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो मगरिब पढ़कर लाउंज में आई तो फातिमा जहां से कुछ कह रही थी, उसे आते देखकर खामोश हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ, सरसरी सा मुतल्ला करके वो बाहर निकल गई। पप्पो पहले ही जा चुकी थी। अब्बा कमरे में सो रहे थे, उनके पास नर्स थी। वो खामोशी से सोफे पे आ बैठी और टीवी का रिमोट उठाया। कनखियों से उसने लाउंज की बड़ी खिड़की के पार अम्मा को लॉन अबूर करते देखा। वो उससे नाराज नहीं थी, बात भी ठीक से करती, मगर ऐसे जैसे कि उन्हें बहुत दुख पहुंचाया गया हो। बाहर बिजली जोर की चमकी। पल भर को खिड़कियों के बाहर सारा लान रोशन हो गया, फिर अंधेरा छा गया। वो कुछ सोचते हुए उसके सामने आ बैठा। हया ने टीवी नहीं चलाया, वो रिमोट पकड़े बैठी बस उसको देखती रही। वो कुछ कहना चाहता था शायद। अम्मा क्या कह रही थी? उसने बजाहिर सरसरी से अंदाज में पूछते हुए बात का आगाज किया। जहान ने सर उठाकर उसे देखा। नीली जीन्स पे सियाह टी शर्ट पहने, गीले बालों को पीछे किए, वो जैसे कहीं जाने के लिए अलग तैयार लग रहा था। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये बुर्का वगैरह छोड़ दो, वो संजीदगी से कहने लगा। उसकी पुश्त पे लाउंज की दीवार गिर, खिड़की पे टिप टप कतरे गिरने लगे थे। तारीख पड़ा आसमान पहले ही बादलों से ढक चुका था। तो तुमने क्या कहा? वो इसी तरह मुतमीन से अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठी थी, जैसे वो अपना ऑफिस में बैठा करती थी। बात तो ठीक है उनकी। तुम एक बुर्के के लिए अपनी इतनी रशदा नहीं खो सकती। बाहर बादल जोर से गरजे थे। खिड़की के शीशों पे तड़ातड़ गिरते कतरों की अब आवाज आने लगी थी। दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी बात करो जहान। क्या तुम भी मेरे हिजाब से खुश नहीं हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तब? अगर मैं कहूं कि तुम मेरे लिए इसे छोड़ो तब? दूर कहीं जोरदार आवाज आई थी, जैसे बिजली गिरने की होती है, जैसे सदमा पहुंचने की होती है। क्या तुम मुझे चॉइस दे रहे हो? यकायक उसकी आवाज में सर्द मोहरी दर आई। अगर मैं हाँ कहूं तब? वो उठी और छोटे छोटे कदमों से चलती दीवार गिर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने सियाह लंबी कमीज और चूड़ीदार पहन रखा था। बाल भी सीधे कमर पे गिर रहे थे। कमीज और बालों का रंग का फर्क गैर वाज़ेह सा था। सयाही जिसका न आगाज था न अख्ताम। मुझे कभी किसी ने कहा था कि खंदक की कोई जंग बनो करीजा के बगैर वजूद में नहीं आई, और तब मैंने सोचा था कि मेरे सारे कराबतदार तो मेरे साथ ही होंगे। वो भीगते शीशे के पार तारीक लॉन को देख रही थी। ताया अब्बा हिजाब के सबसे बड़े अलंबरदार। अम्मा जिनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह ताला के करीब हो जाऊं, और मेरा शोहर जो रोज सुबह फजर पढ़ने मस्जिद जाता है। लेकिन आज मुझे पता चला कि आयशा ठीक कहती थी, खंदक की जंग बनो करीजा के बगैर वजूद में नहीं आ सकती। बारिश के टिप टिप गिरते कतरे शीशे से लड़क कर जमीन पे गिर रहे थे। जब बिजली चमकती तो पल भर इनको कौस कज़ा के साथ रंग झलकते और फिर अंधेरा छा जाता। वो सोफे से नहीं उठा था, बस गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। अगर मैं लोगों के लिए हिजाब लेती हूँ तो लोगों के कहने पर छोड़ भी देती, लेकिन मैं अब नहीं छोड़ सकती। आंसू उसकी आंख से निकल कर गाल पे फिर सलता गया। क्यों? मैं ये नहीं समझ पा रहा, आखिर क्यों? वो इसके पीछे अखड़ा हुआ था। बादल भी गरज रहे थे। हाँ ने जवाब नहीं दिया। उसने एक नज़र जहान को देखा और फिर आगे बढ़कर कोने में रखी मिनी प्लांट की सब्ज बोतल उठाई, पौधे की बेल झटक कर निकाल फेंकी और बोतल को हाथ से पकड़े हुए दीवार पे मारा। कांच टूटा
टुकड़े गिरते गए और एक नोकदार बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। ये पकड़ो, उसने बोतल की गर्दन का वो टुकड़ा जहान की तरफ बढ़ाया, और जाकर अपनी माँ की गर्दन उतार दो। हया, उसने बेकरीस उसे देखा। हया ने अफसोस से सर नफी में हिलाया और आखिरी टुकड़ा बाकी मानदा करचियों पे फेंक दिया। नहीं कर सकते ना, कांप उठता है ना दिल, लगता है ना जैसे आसमान फट जाएगा। और अगर तुमने ऐसा सोचा भी। उसने गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से बाहर बरसती मूसलाधार बारिश को देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो बोली तो उसकी आवाज आंसुओं से भारी थी। मुझे भी ऐसा लगता है जहान, अल्लाह ने अमानत को आसमान और जमीन पर पेश किया था, मगर दोनों ने उसे उठाने से इनकार कर दिया, और उसे इंसान ने उठा लिया था। तुम्हारी माँ एक इंसानी जान तुम पे अमानत है, ऐसे ही मुझ पर मेरा वादा अमानत है। मैंने जिंदगी में बस एक कोई वादा किया है अल्लाह ताला से, कोई मुझे इसे निभाने क्यों नहीं देता। बिजली ने अपनी चांदनी फिर से हर सौ बिखेर दी। बस लम्हे भर की चांदनी और फिर अंधेरी रात छा गई। मुझे किसी ने कहा था कि दिल मारे बगैर नूर नहीं मिलता, और मैं सोचती थी कि नूर क्या होता है। जानते हो नूर क्या होता है? आंसू ने गले में फंदा डाला था, दम घुटने वाला फंदा। नूर कुरान होता है, अल्लाह का हुक्म जिनको पूरे का पूरा लिया जाता है, एक हिस्सा लेकर दूसरे से इनकार नहीं किया जाता। जहान, मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह क्यों कहता है कि अगर वो कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो वो टूट जाता। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई थी, मगर आज आ गई है। गर्म उबलते आंसू उसकी ठोड़ी से फिसलते हुए गर्दन तक लड़क रहे थे। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, और वो उसे। जानते हो पहाड़ क्यों टूटता? क्योंकि वो कुरान का पूरा लेता, और वो जो शख्स कुरान को पूरे का पूरा अपने दिल पे उतारता है ना, उसे एक बार टूटना पड़ता है। उसने जलती आंखें बंद की। अब हर तरफ अंधेरा था, पर बिल को बिजली चमकी तो उसे परवाह नहीं थी। लोगों ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा, तो मुझे वाकई ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। उसने आंखें खोल ली। वो वापस पलट रहा था। उसने धुंधली बसारत से गर्दन मोड़कर उस शख्स को सीढ़ियां चढ़ते देखा, जिससे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा मोहब्बत करने में गुजरा था। वो ऊपर चला गया, मगर हया इसी तरह सीढ़ियों को देखती रही। चंद मिनट बाद वो उतरता दिखाई दिया। उसका दस्ती बैग उसके हाथ में था। वो बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसने उसे नहीं रोका, आवाज तक नहीं दी, दे ही नहीं सकी। आंसू ने हर रास्ता रोक दिया था। वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही तो आया था।